स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो गया। उसका लेक्चर 1 जो कि भारतीय संविधान की विशेषताएं थी, वो हम आपका डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम संविधान सभा और भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो संविधान सभा आज हम देखने वाले हैं। संविधान सभा में हम बात करते हैं तो संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में अपने स्वराज विधेयक में की थी। इसे अनौपचारिक मांग बताया जाता है। तो ये आपका पूछा जाता है कि सबसे पहले अप्रत्यक्ष मांग किसने की थी, जो कि एक अनौपचारिक मांग थी। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में इसकी मांग की गई थी संविधान सभा की। और सर्वप्रथम औपचारिक मांग, ये भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। तो सर्वप्रथम जो औपचारिक मांग की गई थी संविधान सभा की, वो एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में कहा था कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाना चाहिए। स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग जो था 906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और ये जो स्वराज और महात्मा गांधी ने जो एक शब्द सत्याग्रह जो इंस्पायर हुआ था, वो हम आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये पूछा जाने लगा, आजकल ट्रेंडिंग प्रश्न बन रहा है कि जो सत्याग्रह शब्द था वो महात्मा गांधी ने किसकी बुक से इंस्पायर होके, तो वो ऑन टू द लास्ट बुक थी, उस बुक से ही इंस्पायर होकर ये सत्याग्रह शब्द लिया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की अगर हम बात करें तो 389 थे, जिसमें 292 यानी कि 292 जो थे वो प्रांतों से थे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 थे, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट बनता है डाटा, जिसको आप लोग याद, और आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। और इसका पीडीएफ तो टेलीग्राम पे आप लोगों को अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। चुनाव का प्रकार क्या था, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान सभा के लिए हुआ था। प्रतिनिधित्व में क्या था, तो एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है तो वो एकल संक्रमणीय मत का उपयोग किया जाता है, मतलब उसमें प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग की जाती है। जैसे कैंडिडेट आपके मान लीजिए एक आपका एनडीए ब्लॉक का खड़ा हुआ है और एक इंडिया ब्लॉक का खड़ा हुआ है और दूसरा कोई अन्य है, तो ये आपके 3 प्रेफरेंस हो गए हैं। तो अगर आप प्रेफरेंस में पहले आप चाहते हैं कि हमारा ये अदर ब्लॉक का बने, तो आप पहले इस पर क्लिक करेंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे। फिर आप चाहते हैं अगर ये नहीं बन पा रहा है तो ये एनडीए का बने, अगर एनडीए का भी नहीं बन पा रहा है तो मतलब सबसे लास्ट में आपकी प्रेफरेंस ये होती है। तो ये प्रेफरेंसेबल यानी एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसी को कहते हैं, जो कि अभी भारत में राष्ट्रपति चुनाव में भी यूज होता है। आगे इसमें देखते हैं मतदान प्रणाली। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का उल्लेख किया जाता है इसमें मतदान प्रणाली में। और संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत थी, और मतलब ये आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत भी थी। इसमें हम बात करें संविधान सभा चुनाव के लिए सीटें जो थी ये कितनी थी, तो 296 सीटें जो चुनाव लड़े गए थे, 296 सीटों पे कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और जो अन्य सीटें थीं ये आपकी 15 सीटें थी। तो ये कांग्रेस की सीटें पूछ ली जाती हैं कि, और टोटल सीटें भी पूछी जाती हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कितनी सीटों पर हुआ था। तो 296 सीटों पर ये चुनाव हुआ था, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 मुस्लिम लीग को, और 15 सीटें जो थी वो अन्य जो अदर कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिले थे। तो संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य जो थी ये कौन कौन थी, और यहाँ से ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये जो महिलाओं के नाम लिखे हैं, 15 महिलाएं थीं, और ये पूछा जाता है कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 महिला सदस्य जो थी वो भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। पहली जो महिला सदस्य थी इसमें थी विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी थी राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी सरोजनी नायडू, और चौथी सुचेता कृपलानी, पांचवी थी पूर्णिमा बनर्जी, छठवीं थी आपकी लीला राय, और सातवीं थी जो जी दुर्गाबाई थी, आठवीं आपकी हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, और दक्षयानी बेलियुदन, और बेगम एजाज रसूल, और एनी मस्करनी, और अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन ये एकमात्र ऐसी महिला थी जो साउथ इंडिया से
रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से 5 थी। और ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किस प्रदेश से ली गई थी, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से सबसे ज़्यादा महिला थी संयुक्त बोस में संविधान सभा में। उत्तर प्रदेश से 5, बिहार से 1, मध्य प्रांत से 1, मद्रास से 3, मुंबई से 1, उड़ीसा से 1, बंगाल से 2 महिलाएं सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया था। दाक्षायणी बेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष ये आपकी बनी थी। इसमें अगर हम आगे बात करें तो जो मैंने आपको वो फैक्ट बताया अम्मू स्वामीनाथन का, ये भी आपका पूछ लिया जाता है। जैसे ये आपको ये 3 फैक्ट दिए गए हैं। दाक्षायणी बेलायुधन ये एकमात्र दलित थी और बेगम एजाज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम थी और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी आपकी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये तो 3 पॉइंट हो गए। साथ में आपको जो नाम दिख रहा है अम्मू स्वामीनाथन, ये भी आपको याद रखना है। अम्मू स्वामीनाथन जो थी वो एकमात्र महिला थी जो साउथ इंडिया से रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। और राजकुमारी अमृत कौर आगे जाके ये आपकी हेल्थ मिनिस्टर भी बनती हैं। सुचेता कृपलानी आपको पता ही होगा। सरोजनी नायडू ये पहली महिला लेखपाल बनती हैं, राज्यपाल यूपी की बनती हैं ये। तो ये आपको नाम याद रखना है। और हंसा मेहता का भी आप नाम याद रखिए, हंसा मेहता लीला राय, क्योंकि ये कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको नाम सारे के सारे एक बार क्विक थ्रू रिकैप भी कर लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आगे इसमें हम देखते हैं तो देश विभाजन के बाद में संविधान सभा में 389 सदस्यों के स्थान पर, मतलब 389 जो सदस्य थे इनके स्थान पर 299 सदस्य बचे थे आपके, जिसमें कि 229 यानी कि 229 सदस्य जो थे वो प्रांतों से तथा 70 सदस्य यानी कि 70 मेंबर्स जो थे वो देशी रियासतों के थे। इसमें संविधान सभा की बैठकों की बात करें तो यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, एक प्रश्न जरूर आपका यहाँ से देखने को मिलता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के असेंबली हॉल में आयोजित होती है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया तथा रियासतों के प्रतिनिधित्व में इसमें भाग नहीं लिया। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक जो होती है सच्चिदानंद सिन्हा को कैसा अस्थायी सदस्य चुना जाता है 9 दिसंबर को। और दूसरी बैठक जो होती है संविधान सभा की वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है तथा एससी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। और इसी दिन बीएन राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट जो अभी मैंने बताए इनका एक क्विक रिकैप मैं करता हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो कि फ्रांसीसी परंपरा होती है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको ही अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे संविधान सभा में वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है और साथ ही में बीएन राय को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ एससी मुखर्जी को संविधान सभा का भी उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। अगली मीटिंग जो होती है यानी कि तीसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसका समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। तो यहाँ से जो प्रश्न 3 बनते हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। और ऐसे भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया गया था, वो तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसको पास किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया गया था, तो 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। तो ये तीनों प्रश्न इस पॉइंट से इम्पोर्टेंट बनते हैं तो जो मैंने आपको बताए हैं। संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। तो प्रथम वाचन कब हुआ था, तो 4 नवंबर 1948 को से 9 दिसंबर 1948 तक प्रथम वाचन चलता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। तीसरा वाचन
14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। दूसरा भाषण जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि 15 नवंबर से लेके 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। बाकी ये आपके सेम ईयर में ख़त्म हो गए थे, और इसलिए दूसरा जो संविधान वाचन था ये सबसे बड़ा संविधान वाचन था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 में हुई, और इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद आगे आता है संविधान का मसौदा तैयार करने में लगा समय। तो संविधान का जो मसौदा यानी कि जो संविधान बन के तैयार हुआ, तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें टोटल समय लगा। इसमें कुल व्यय कितना था? लगभग 63,96,729 रुपये इसमें व्यय आया। मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी में इसकी लिखी गई, मतलब संविधान को हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था। और कुल सत्र इसमें टोटल कितने लगे? तो 11 सत्र जो थे इसमें लगे थे। अंतरिम सरकार में अब हम देखते हैं, तो इसमें अंतरिम सरकार जो 1946 की बनती है, ये सदस्य दिए गए हैं आपके, और यहाँ पे इनके विभाग यानी कि पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। जो मैंने बताया था ना, पोर्टफोलियो सिस्टम, वो शुरू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, ये अक्सर पूछा जाता है, सरदार बलदेव सिंह रक्षा। मतलब ये जो पोर्टफोलियोज हैं ये अक्सर आपके पूछ लिए जाते हैं, जिसमें जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बलदेव सिंह, और यहाँ पे ये लियाकत अली, और ये जो आपके 4 नाम जो हैं वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। इसके बाद जॉन मथाई को क्या दिया गया था? तो जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, CH भाभा को कार्य एवं खनन एवं ऊर्जा, लियाकत अली को वित्त मामले, अब्दुल रब नस्तार को क्या दिया गया था? डाक, वायु, रेलवे एवं संचार, C राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला, और ICII चुंदरईगर को वाणिज्य दिया गया था, वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था, और गजनफर अली खान को स्वास्थ्य दिया गया था, और योगेंद्र नाथ मंडल को विधि दिया गया था, यानी कानून विभाग दिया गया था। इसमें अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इसमें परिषद के अध्यक्ष माउंटबेटन वायसराय और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। मतलब ये एक राष्ट्र की सरकार है जिसे 2 देश चला रहे हैं। एक तो मतलब 2 देश ऐसे चला रहे हैं कि एक तो जवाहरलाल नेहरू को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो वो भी चला रहे थे, और ब्रिटिश से जो माउंटबेटन वायसराय था उसका ही कंट्रोल पूरा था। तो इस वजह से BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि यह एक देश की ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। आगे इसमें देखते हैं, आगे आपका आता है तो ये मैंने आपको यहाँ से ये बता दिया था। तो इसके आगे जो आता है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल विस्तार जो होता है वो 1947 में ये दिया जाता है। तो ये स्वतंत्र भारत का भी मंत्रिमंडल और अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल भी ये पूछा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध होते हैं ये अपने पास रखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले, यानी कि जो राज्यों के मामले थे, सूचना एवं प्रसारण और गृह मंत्रालय, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि रखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई ये आपके रेलवे परिवहन देखते हैं। R षणमुखम शेट्टी जो थे ये आपका वित्त मंत्रालय देखते हैं। और BR अम्बेडकर जो थे वो विधि मंत्रालय देखते हैं। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया जाता है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, और राजकुमारी अमृत कौर को जो संविधान सभा की महिला थी, मतलब संविधान सभा में महिला जो थी 15, उनमें से एक महिला थी, इनको स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ये स्वास्थ्य मंत्री का पोर्टफोलियो दिया था। CH भाभा को वाणिज्य मंत्री और रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री का पोर्टफोलियो दिया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति और BN गडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा दिया जाता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया तथा इसी दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए। तो संविधान के जो अनुच्छेद थे कौन कौन से लागू हुए थे, जिसमें 5,
6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 94, ये 16 अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए जाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह लागू कर दिया गया था। तो संविधान को जो लागू किया गया था ये कब किया गया था? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा के अन्य कार्य, तो संविधान के निर्माण और कानून लागू करने के अलावा संविधान सभा के निम्न कार्य भी थे। संविधान सभा ने वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया। तो ये डेट आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा और राष्ट्रीय गान की गायन अवधि 52 सेकंड है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, इनकी जो पुस्तक है आनंद मठ, एक उपन्यास था, उसमें से ये लिया गया था। राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि 65 या 69 सेकंड हो सकती है। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त करती है। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया जाता है, जिसको चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को तथा अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो ये जो कि आपके इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने मूल संविधान को हस्तलिखित एवं व्यवहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्योमेट्री सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण तो बसंत कुमार वैद के द्वारा सुलिखित किया गया था। ठीक है, इसमें आगे आता है संविधान सभा के सचिव। तो संविधान सभा के सचिव की अगर हम बात करें तो वो HBR अयंगर थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राय थे। संविधान सभा में हाथी को मोहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा की समितियां क्या थीं? तो संविधान सभा के निर्माण में टोटल 22 समितियों का प्रयोग किया गया था, मतलब 22 समितियों का गठन किया गया था और वही समितियां जो थीं वो संविधान के निर्माण का कार्य कर रही थी। समितियों के प्रकार क्या थे? तो जिसमें 8 बड़ी समितियाँ यानी कि मेजर कमिटीज़ थीं और 14 माइनर कमिटीज़ थीं, यानी कि 8 बड़ी समितियां और 14 अन्य समितियां इसमें शामिल थी। तो बड़ी समितियों को हम देखेंगे वो किस प्रकार थीं और इनके अध्यक्ष अक्सर पूछे जाते हैं और रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। संघ शक्ति, हमारे देखो संघ शक्ति सारा आप जवाहरलाल नेहरू से लगा दीजिएगा, और प्रांतीय और राज्य जो मिलाने का काम था वो वल्लभ भाई पटेल दिख रही थी, आप सभी को पता ही होगा। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। इस समिति की 2 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति को JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति को HC मुखर्जी देख रहे थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए सीमित राज्यों से समझौता हेतु जवाहरलाल नेहरू ये देख रहे थे, और संचालन समिति जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। छोटी समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति GB मावलिंकर, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी और तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे, और क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर देख रहे थे। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभी सीतारमैया, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो H बरदाचियर थे ये आपके देख रहे थे। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में दस्तावेज समिति के नाम से भी जाना जाता है। कार्य संविधान के मसौदे पर चर्चा करना। कुल सदस्य 7 थे। अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्य
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पश्चिम बंगाल के बाद मुंबई से निर्वाचित, K.M. मुंशी मुंबई से निर्वाचित, और मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य, और B.L. मित्रा ये आपके थे। आगे इसमें देखते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगर और D.P. खेतान निर्दलीय थे। बाद में B.L. मित्तर और D.P. खेतान के स्थान पर N. माधव और T. कृष्णचारी को सदस्य बनाया जाता है और प्रारूप समिति के सदस्यों से केवल 2 K.M. मुंशी और T. कृष्णचारी कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये आपके 7 नाम जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, या 3 नाम ऐसे दिए जाते हैं, एक नाम ऐसा दिया जाता है जो था। तो ये आपको देख लेने, ये इम्पोर्टेंट बनते हैं। प्रारूपण की समय सीमा क्या थी? तो संविधान सभा का मसौदा B.N. रॉय ने तैयार किया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को और पहला मसौदा 21 फरवरी 1946 को। कुल बैठकें इसमें जो थी वो 141 बैठकें इसमें की गई थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो इसमें जो हम आगे बात कर रहे हैं लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना, लगभग 470 प्लस आर्टिकल, मतलब 470 प्लस अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां इसमें हैं। तो ये मूल संविधान था और ये वर्तमान में संविधान की स्थिति है। संप्रभु संपन्न संघ, संप्रभु संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है तथा किसी बाहरी नियंत्रण के अधीन नहीं है। इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। तो संप्रभु संपन्न राज्य से आपको कन्फ्यूजन होता है, ये क्या होता है? तो ये एक ऐसा राज्य होता है जिसका जो बाहरी पावर्स हैं, जैसे कि एलाइट्स पावर्स होंगी, चाइना हो गया, USA हो गया, रसिया होगा, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है देश की नीतियों पर। विदेश नीति में जो भारत का स्टैंड है वो भारत को एज इट इज़ स्टैंड लेना है, ना कि अमेरिका से बाइस्ड होकर कि अमेरिका ने जो कहा है वो भारत स्टैंड लेगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे इंडिया और USA का बवाल जो चल रहा है, उसको इंडिया तो अपने स्टैंड ले रहा है, ना कि अमेरिका के दबाव में, यानी कि टैरिफ के दबाव में चीज़ें कर रहा है। तो यही एक संप्रभु संपन्न देश होता है जो किसी बाहरी और आंतरिक नीतियों से नहीं, जो कि एक अपना खुद का स्टैंड रखता है और खुद के स्टैंड को एक क्लियरिटी देता है, उसी को हम संप्रभु संपन्न देश कहते हैं। सीधा मतलब ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, मतलब किसी भी देश से बाइज्ड होके हमें अपने फॉरेन पॉलिसी या जो इनर मैटर्स हैं उनसे मतलब बाइज्ड होके अपने निर्णय नहीं लेना है, हमें खुद अपना एक स्टैंड रखना है और उसी स्टैंड को क्लियर करना है। बस यही एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र होता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसका अर्थ है भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा ही संचालित किया जाएगा। तो मतलब भारत का जो शासन है वो भारत की जनता ही चुनेगी कि कौन से लोग शासन करेंगे, और इसी को हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य के सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचाने का अधिकार होता है तथा भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति होगा। एकल नागरिकता क्या होती है? तो भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा, ना कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। जैसे कि USA में जो है वो डबल सिटीजनशिप चलती है, एक तो USA की सिटीजनशिप और जो उनके शहर्स होते हैं जैसे अलास्का हो गया या न्यूयॉर्क वगैरह हो गए, तो वहाँ पे न्यूयॉर्क की भी सिटीजनशिप होगी और USA की सिटीजनशिप होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही सिटीजनशिप चलेगी, वो है इंडियन, बस ओनली सिंगल सिटीजनशिप। इसमें आता है दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है एक संघ की और दूसरे राज्यों की, जैसे कि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। कठोर एवं लचीला संविधान, तो भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। यह कठोर इसलिए है क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, एवं लचीला इसलिए क्योंकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जाता है। संसदीय सरकार क्या होती है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का शासन प्रावधान जो कि
वेस्टमिनिस्टर मॉडल यानी कि ब्रिटेन पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व में निहित होती है तथा मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है तथा राज्यों में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, पद हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिससे सरकार उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है। समाजवादी राज्य क्या होता है? तो भारतीय संविधान समाजवादी राज्य की स्थापना करता है, जिसके संकेत प्रस्तावना में वर्णित हैं कि नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने में के संकल्प में मिलता है। इसके बाद समाजवादी शब्द संविधान की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो भारतीय संविधान में संसद ये शासन प्रणाली की व्यवस्था है। ये एक वयस्क मताधिकार, देश के सभी नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करती है। 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, उसके द्वारा जो आयु थी 21 वर्ष उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि मत देने का अधिकार जो है वो 61वें संविधान संशोधन से 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है एक ऐसा राज्य जो किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता और सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। इसका मतलब यह है कि राज्य का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा और नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। राज्य किसी भी धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट किया गया था, जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। अन्य विशेषताओं में अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार प्रावधान है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, विधि का शासन, अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश, त्रिस्तरीय शासन, विकेंद्रित व्यवस्था का प्रावधान है, आपातकालीन व्यवस्था का भी प्रावधान है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। इसके बाद आता है भारतीय संविधान की प्रवृत्ति। तो भारतीय संविधान को कुछ विद्वानों ने संघात्मक माना है, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को स्पष्ट विभाजन किया गया है। वहीं कुछ विद्वानों ने इसे एकात्मक माना है, क्योंकि अधिकांश शक्तियां केंद्र में ही निहित हैं और राज्य और केंद्रों के अधीन रहना पड़ता है। S.R. बोमई बनाम भारत संघ मामला 1994 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। राजमन्नार समिति 1971 को, सकारिया आयोग 1983 ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय माना है। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण क्या है? तो शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। केंद्र राज्यों की सीमा, नाम तथा परिवर्तन कर सकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्य में राष्ट्रपति शासन है। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। संविधान संशोधन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्तियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्तियां केंद्र के पास हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं होगा, लेकिन ये अब जो है जम्मू कश्मीर का भी संविधान हट चुका है। भारत का ही संविधान वहाँ पे लागू होता है। पहले हुआ करता था 370 के पहले, जब से 370 हटा है तब से ये अब पूरे भारत में एक ही संविधान लागू है। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण क्या है? तो लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है इसकी। और आगे इसमें देखते हैं, आगे आता है संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया है और संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकारें हैं। संसद में उच्च सदन सभा, मतलब संसद में जो उच्च सदन है वो राज्यसभा की उपस्थिति है। मतलब 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब आर्टिकल 80-81 पढ़ेंगे तो ये आपका निम्न सदन होता है और ये राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। संविधान के संबंध में कथन जो दिए गए थे ये आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। संविधान के संबंध में कथन,
विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया भारतीय संविधान एक जातीय की संस्था है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान को बुरा बन जाएगा। और D.D. बसु ने कहा था भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का मिश्रण है। और आइवर जेनिंग ने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो ये कथन थे भारतीय संविधान से संबंधित। इसके बाद आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि आर्टिकल 1 से आपका स्टार्ट होगा, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पे हम डेली आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक करा रहे हैं, जो आज हमने 2 टॉपिक कराए हैं आपको, भारतीय संविधान की विशेषताएँ और जो संविधान सभा थी, ये 2 टॉपिक कराए हैं। इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ आपके SSC, रेलवे और जो स्टेट्स एग्जाम में पूछे गए हैं, वो MCQ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।